जय श्री कृष्ण। सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 18 वन्य जीवन उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने अगले वीडियो के अंदर भारत के अंदर पाए जाने वाले वन्य जीव सृष्टि के अंदर वैविध्यपूर्ण है उसके बारे में चर्चा की थी। अब वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ी सी जानकारी है ऊपर दी गई, इतना अवश्य जानिए। ऊपर पीले रंग के कोष्टक के अंदर दिखाई दे रही है आप लोगों को, इतना अवश्य जानिए। भारत में मिलने वाले पक्षियों में सारस सबसे बड़ा पक्षी है। भारत के अंदर मिलने वाले पक्षियों में सारस सबसे बड़ा पक्षी है। उसके पश्चात दूसरा है फलसूंगी। फलसूंगनी भारत में मिलने वाली सबसे छोटी चिड़िया है। फलसूंगनी भारत में मिलने वाली सबसे छोटी चिड़िया है। उसके पश्चात तीसरा है भारत में मिलने वाला दक्षिण का बर्ड विंग सबसे बड़ा पतंगा है। दक्षिण भारत के अंदर दिखाई देने वाला बर्ड विंग सबसे बड़ा पतंगा है। सीरस जेवल भारत में मिलने वाला सबसे छोटा पतंगिया है और सीरस जेवल भारत में मिलने वाला सबसे छोटा पतंगिया है। अब आगे बढ़ते हैं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता। तो भूतकाल पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि पिछले थोड़े दशकों से वन्य जीवन के अस्तित्व पर भारी जोखिम आया है। आज से 100 वर्ष पहले तक भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे। भूतकाल पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि पिछले थोड़े दशकों से वन्य जीवों की अस्तित्व पर भारी जोखिम आया है, जिसमें आज से 100 वर्ष पहले भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते। तो वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 2014 के अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या 2226 ही रही है। 2014 के अंदर जब वन्य जीवों की गणना की गई तो उसमें बाघों की संख्या 2226 थी। पहले 100 वर्ष पहले हजारों की संख्या में देखने को मिलते थे, उसकी जगह पर सिर्फ 2000 ही रह गए हैं। पिछले कुछ सालों से उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों से यह संख्या बढ़ी है, जो एक अच्छा संकेत है। और उसके पश्चात जब इनकी प्रजाति को नष्ट होने के लिए बचाने के लिए उनका संरक्षण और संवर्धन किया गया तो उसकी वजह से अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है, जो एक अच्छे संकेत की ओर ले जाता है। दुधारू पक्षियों की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रतिबंधित डाइक्लोफेन्स नाम की दवा से दूषित हुए मांस को खाने से गिद्ध नामशेष होने की कगार पर है। और दुधारू पक्षियों की चिकित्सा के लिए प्रयोग में की जाने वाले प्रतिबंधित डाइफ्लोफेस नाम की जो दवा है उससे मांस क्या होता है, दूषित होता है, उसके खाने से गिद्ध नामशेष होने की कगार पर है। पहले के समय के अंदर तुम लोगों ने देखते हो तो राजा महाराजा के समय काल के अंदर युद्धों के अंदर जैसे ही युद्ध समाप्त होता है ऊपर आसमान के अंदर गिद्ध मंडराना शुरू कर देते थे, या फिर कोई गाय भैंस कोई पशु मर गया हो तो उसकी मरी हुई बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, खुले मैदान के अंदर छोड़ देते हैं, जहाँ पर एक गिद्ध ये सब उन्हें क्या करते हैं, उनका मांस खा जाते हैं। लेकिन इन दुधारू पक्षियों को जब बीमार पड़ते हैं तो उनको नाइक्लोफेस नाम की दवाई दी जाती है। अब वो दवाई के अंदर क्या होता है, मांस दूषित हो जाता है। अब ये दवाई उसके अंदर होगी तो जिसकी वजह से गिद्ध उस मांस को खाते हैं और इस दवाई का ये असर होता है कि इसको खाने के पश्चात गिद्ध की जो फेफड़े और उसका जो हृदय हो तुरंत बंद हो जाता है। इसकी वजह से गिद्ध की प्रजाति नामशेष का घर पर है। आज आप लोग देख सकते हो तो गिद्ध कहीं पर भी तुम लोगों को दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि उसकी बहुत ही कम मात्रा में इनकी प्रजातियां रह गई हैं। और ये भी जब विश्व के वैज्ञानिक ने जब पहले तो क्या था, किसी को पता ही नहीं था डाइक्लोफेस खाने की वजह से गिद्ध की प्रजाति नष्ट हो रही है, लेकिन फ्रांस के एक वैज्ञानिक के कारण उसने जब इस दवाई का परीक्षण किया तब उसे पता चला कि गिद्धों की जो संख्या नष्ट हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है कि ये डाइक्लोफेस नाम की दवाई है। और उसी वजह से सरकार ने सभी देश के अंदर, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर डाइक्लोफेस नाम की दवाई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
20वीं सदी के आरंभ में जंगल में दिखाई देने वाले चीता आज समग्र भारत के जंगलों से नष्ट हो चुके हैं। 20वीं सदी के अंदर जो चीता जंगल के अंदर दिखाई देता था, ठीक है, बाघ की जैसा ही दिखता है चीता, वो अब जंगलों से नष्ट हो चुके हैं। एक समय में गिर के शेर एशियाई मध्य पूर्व एशिया तक देखने को मिलते थे, आज मात्र गिर के जंगल तक सीमित होकर रह गए हैं। और गिर के अंदर देखने वाले शेर की दिखाई देने वाले शेर की प्रजाति, एक समय था जब पूरे मध्य एशिया के और पूर्व एशिया के अंदर उनकी प्रजातियां थी, ये घूमते रहते थे। आज वर्तमान समय में ओनली फॉर गिर के जंगल तक ही इनकी प्रजातियां सीमित रह गई है। उनके संवर्धन के लिए किए गए उपायों से उनकी संख्या बढ़ी है और 2015 की गणना के अनुसार उनकी संख्या 523 है। और फिर उनका संवर्धन और संरक्षण के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए, जिसकी वजह से 2015 में जब उनकी गणना की गई तो उसमें उसकी जनसंख्या 523 पाई गई। कभी गुजरात में सारस पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, आज उनकी संख्या घटी है। कभी गुजरात के अंदर सारस पक्षी बड़ी संख्या के अंदर दिखाई देते हैं, वर्तमान समय में उनकी संख्या घट गई है। वन्य जीव सृष्टि तो समग्र जीव सृष्टि का ही एक भाग है। वन्य जीव सृष्टि समग्र जीव सृष्टि का ही एक भाग है, पर जब कहीं पर और कुछ वर्षों के दौरान कुछ वन्य जीवों की संख्या में होने वाली कमी पर्यावरण की गुणवत्ता घटा देती है, यह एक चिंताजनक बात है। ठीक है, जितना हमारी पृथ्वी वैविध्यपूर्ण लगती है, ठीक है, या फिर हमारा भारत वैविध्यपूर्ण लगता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? एक तो यहाँ पर वैविध्यपूर्ण भूपृष्ठ आया हुआ है, दूसरा यहाँ के मौसमों के अंदर वैविध्यपूर्णता है, यहाँ विविध प्रजाति की वनस्पतियाँ दिखाई देती है, विविध प्रजाति के लोग दिखाई देते हैं और विविध प्रजाति की पक्षी और वन्य जीव भी दिखाई देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कई पक्षियों की और प्राणियों की जो प्रजातियों नष्ट होने की कगार पर हैं, जो एक पर्यावरण के लिए चिंताजनक बात है। सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चिंताजनक बात है, क्योंकि पृथ्वी को चलने के लिए वन्य जीव, उसके पश्चात वनस्पतियों की और प्राणियों की आवश्यकता है। गुजरात के पर्यावरणीय वन विस्तार का मूल निवासी श्याम गरुड़ बाज शायद ही देखने को मिलता है। आज आप लोग देखो तो बाज कहीं पर भी तुम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। देखने को मिलेगा तो कभी कभार ही देखने को मिलेगा, जो क्या है कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। विजयनगर तालुका के पर्वतीय जंगल विस्तार में आसानी से दिखाई देने वाला धनेश यानी कि चिलोत्रा हॉर्नबिल अब शायद ही नज़र आता है। विजयनगर के तालुका के पर्वतीय जंगलों के अंदर पहले दिखाई देने वाला धनेश यानी चिलोत्रा अब कहीं भी नज़र नहीं आता है। तुम लोग यहाँ सूरत के अंदर भी प्राणी संग्रहालय वहाँ जाकर देखोगे तो कुछ प्राणियों की तो सिर्फ तस्वीरें ही देखने को मिली, वो प्राणी वहाँ पर भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि लोग संवर्धन और संरक्षण सही तरीके से भी नहीं कर रहे। इनमें सिर्फ लोगों का भी दोष नहीं है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, प्राणी संग्रहालय है, यहाँ पर भी जो भी कर्मचारी है वो क्या करते हैं, इन पशुओं का इतना संवर्धन और संरक्षण करते नहीं है। मानव की असीमित लालच और प्रगति की दौड़ में पर्यावरण के असंतुलन के अनेक बुरे परिणामों को सामना करना पड़े, यह स्वाभाविक है। और मानव की असीमित लालसा, रोज रोज हमारी लालसा बढ़ती जाती है। थोड़ा और अधिक पाने की जो लालसा है उसकी वजह से पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और इस वजह से पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ा है। और इस कारण यह है कि आने वाले समय के अंदर ही हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक प्रश्न खड़ा होने वाला है। वन्य जीवनों के संवर्धन के लिए यदि हम स्वयं को कोई योग्य कदम नहीं उठाएंगे तो वह समय दूर नहीं है जब आगामी दिवसों में भावी पीढ़ी को उन्हें हम केवल चित्रों में ही बता सकेंगे। वन्य जीवनों के संरक्षण के लिए कभी कभार भी कोई भी प्राणी हमारे बस्ती के अंदर या हमारे कहीं विस्तारों के अंदर घुस जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए। तुरंत ही वन्य अधिकारियों को उनको बताकर सूचना देकर उनको उनके हवाले कर देना चाहिए। प्राणी भी उनके अंदर भी जीव है, मारने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी प्राणी हमारे ऊपर ऐसे ही मारता नहीं है, इसलिए अगर जंगली प्राणी रहे तो उससे दूरी बना कर रखिए और तुरंत ही जितना हो सके उतना वन्य अधिकारियों का संपर्क करके उनको लौटा देवे।
ठीक है। अगर हम लोग ही प्राणियों के बचाने के लिए योग्य कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली जो हमारी नई पीढ़ियाँ हैं, आने वाला जो भावी भविष्य है, उसको हम लोगों को सारी प्राणियों की केवल ही क्या दिखानी पड़ेगी, चित्र ही दिखानी पड़ेगी कि भाई बाघ ऐसा दिखता था, शेर ऐसा दिखता था, कुड़खर ऐसा दिखता था, ठीक है। और मतलब कि उनको हमें चित्रों में दिखाना पड़ेगा कि भाई इस प्रकार के प्राणी हमारे देश के अंदर या हमारे विश्व के अंदर देखने को मिलते थे। तो इसीलिए सबसे नम्र अनुरोध है कि इन प्राणियों के संवर्धन के लिए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए, और जितना हो सके उतना हमारी वजह से कोई प्राणी पक्षी या किसी भी जीव की जान न जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया वन्य जीव एवं उसकी संरक्षणता के लिए आवश्यक उपाय। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर समझ में आएगा। सुनने के लिए थैंक यू।